सलीना ने हल्की सी मुस्कान दी। मिस्टर विल्स, हर कोई इतना काबिल नहीं होता कि मैं उसके लिए अपना दिमाग खर्च करूं। फ्रेडी की नज़रें और गहरी हो गईं, वह वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। विवन ने अपनी उंगलियां कसकर भींच ली और होंठ दबा लिए। खेल जारी रहा। आगे जो हुआ वो किसी अभिशाप जैसा था। फ्रेडी और जेम्स बारी बारी से हारते रहे। विवन नहीं हारी, लेकिन वो उतनी ही बेकार सहचरी लगी जितनी उसकी हालत दयनीय थी। सलीना लगातार जीतती रही और उसके पत्ते खेलने की गति और तेज होती गई। खेल खत्म होते होते तो देखने वाले भी हैरान रह गए। ये अजीब था, किसी को समझ नहीं आया कि सलीना ने ये कैसे किया। लेकिन जिस पल से वो बैठी और पहला गेम जीती, तब से उसने कभी नहीं हारा। 5 मिलियन जीतने के बाद सलीना ने पीछे मुड़कर ऑस्वाल्डो की तरफ देखा, चेहरे पर थोड़ी थकान लिए। ये समझते हुए कि वो खेलने में दिलचस्पी नहीं रखती, ऑस्वाल्डो ने उसे उठाया और साथ ले गया। स्वाभाविक था कि फ्रेडी और जेम्स को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन चूंकि ऑस्वाल्डो सलीना की इतनी हिफाजत कर रहा था, वे उसे खींचकर दोबारा खेल में नहीं ला सके। और वैसे भी सलीना ने अपनी ताकत से जीता था, ऑस्वाल्डो का इसमें कोई हाथ नहीं था। वे सलीना जितने अच्छे नहीं थे, अगर अब उसे रोकते तो उनकी और बेइज्जती होती। जेम्स सबसे पहले मेज छोड़कर सोफे पर बैठा और दोबारा शराब पीने लगा, लेकिन इस बार उसकी नज़रें सलीना पर थीं, शुरुआत जैसी बेरुखी नहीं, बल्कि कुछ और। विवन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने देखा कि सलीना ऑस्वाल्डो से कुछ कहकर बाहर निकल गई। विवन तुरंत खड़ी हुई, उसके पीछे पीछे चली और बाथरूम तक पहुंच गई। सलीना शीशे के सामने खड़ी अपने बाल ठीक कर रही थी। विवन ऊंची हील्स में चलते हुए पास आई, हाथ बांधे और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी शादी झूठी है ना? उसे फर्क समझ में आ रहा था। सलीना की किसिंग स्किल इतनी खराब थी कि उसे गड़बड़ी नजर आना ही था। सलीना हल्का मुस्कुराई, लेकिन उसके शब्द साफ थे, वह मेरे पति हैं। विवन उसके चेहरे से कुछ भी असामान्य नहीं पढ़ पाई। कब शादी हुई? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऑस्वाल्डो यूं ही किसी औरत के लिए इतना नर्म हो सकता है। वह तो अब तक औरतों से सबसे ज्यादा उबा हुआ और बेरहम शख्स था। तो फिर इस औरत में ऐसा क्या था? सलीना ने हाथ धोकर साफ किए और विवन की आंखों में झांकते हुए जवाब जानने की चाह जताई। जब ऑस्वाल्डो ने शादी के लिए हामी भरी थी, तो उसने जरा भी देर नहीं की थी। खासकर तब, जब सलीना की बदनामी उसकी पहचान और चेहरे के नाम से जुड़ी हुई थी। सलीना ने सोचा और होंठों पर मुस्कान खींची, शायद इसलिए क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। विवन का चेहरा लंबा हो गया। सलीना वाकई उससे ज्यादा सुंदर थी। ये सच कोई नकार नहीं सकता था। सलीना ने विवन को सिर हिलाकर देखा और प्राइवेट रूम में लौट आई। ऑस्वाल्डो सोफे पर बैठा था और जैसे ही वह अंदर आई, उसकी नजरें उसी पर टिक गईं। सलीना उसके पास जाकर बैठ गई। ऑस्वाल्डो ने धीमी आवाज में पूछा, नींद आ रही है? सलीना ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं। उसके लिए इस तरह की जगह पर आना बहुत कम होता था और सब कुछ नया नया लग रहा था। आखिर तुमने जीता कैसे? सामने से ठंडी आवाज आई। सलीना ने सिर उठाया। जेम्स उसे घूर रहा था, उसकी ठंडी नजरें सीधे सलीना के चेहरे पर जमी थीं। फ्रेडी भी सलीना को देख रहा था। उन दोनों के लिए यह मानना मुश्किल था कि सलीना ने सिर्फ किस्मत के सहारे उन्हें हरा दिया। सलीना ने उनकी दबाव डालती नजरों से नजर मिलाई, चेहरा वही शांत, हल्की मुस्कान के साथ। टैलेंट। चाहे वह बता भी देती, वे उसे समझ नहीं सकते थे। अगर इस वक्त जेम्स और फ्रेडी अब भी सोचते कि सलीना बस एक आम लड़की है, तो यह उनकी बेवकूफ़ी होती। ये औरत बिना ऑस्वाल्डो के सहारे भी उनसे डरने वाली नहीं थी। और फिर इसमें हैरानी भी क्या? ऑस्वाल्डो जैसा चुस्त आदमी भला किसी साधारण औरत को पसंद करता? जब वे सलीना की पहचान परख रहे थे, विवन दरवाजे से अंदर आई। उसकी नज़रें सलीना पर पड़ी, माथे पर गहरी शिकन और चेहरे पर छिपा न सकने वाला तिरस्कार। सलीना के होंठों की मुस्कान ठंडी पड़ गई। ऑस्वाल्डो की आंखें भी अंधेरी हो गईं। विवन सीधे फ्रेडी के पास जाकर बैठ गई और ऑस्वाल्डो से बोली,
तुम कब राजधानी लौट रहे हो? ऑस्वाल्डो ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सलीना से धीरे से पूछा, तुम वापस जाना चाहती हो? उसने पहले से ही सब तय कर रखा था, विवन और दूसरे लोगों के बिना। सलीना असल में ये जन्मदिन ऑस्वाल्डो के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन जब उसने उसकी बेचैनी देखी तो बोली, तो चलो वापस चलते हैं। ठीक ही था, उसे कल हैटी से भी मिलना था। ऑस्वाल्डो ने उसे उठाया और दोनों साथ बाहर निकल गए। रिचर्ड ने पूछा, ऑस्वाल्डो, मिसेस एंडरसन, आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं? सलीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने देर रात तक जागने से मना किया है। फिर मिलते हैं। पूरी तरह अनदेखी की गई विवन ने उन्हें जाते हुए देखा और उसका चेहरा फीका पड़ गया। फ्रेडी ने अपनी बहन को घूरते हुए कहा, तुम्हें कम से कम थोड़ा संयम रखना चाहिए। ऑस्वाल्डो के सामने रहते हुए वह सलीना के इतनी खिलाफ कैसे जा सकती थी? विवन ने दांत भींचे, भाई, क्या तुम्हें पता है वो सलीना असल में कौन है? ये सवाल सिर्फ फ्रेडी ही नहीं, जेम्स को भी परेशान कर रहा था। विवन ने अपना फोन निकाला और दोनों को वह जानकारी दिखा दी जो उसने जुटाई थी। वह अपना गुस्सा रोक नहीं पा रही थी। ऑस्वाल्डो इतना बेहतरीन था और सलीना जैसी औरत उसके साथ थी। सलीना के पुराने रिकॉर्ड देखकर बाकी लोग समझ गए कि विवन का गुस्सा कहाँ से आ रहा था। अगर कोई औरत उनसे ज्यादा शाही, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होती तो वे शायद जलते, लेकिन नाराज नहीं होते कि ऑस्वाल्डो उसे चुन ले। लेकिन सलीना का अतीत घिनौना था, शैतानी था। आखिर यह कैसे मान लिया जाए कि राजधानी की औरतों की चाहत बने ऑस्वाल्डो ने ऐसे औरत को चुना? लूक सोफे पर बैठा चुपचाप शराब पी रहा था। कहने को कुछ था नहीं, आखिरकार ये सब सच था और सलीना इनसे भाग नहीं सकती थी। वह बस यही सोच रहा था, क्या जो सलीना वह जानता है वही इस फाइल वाली सलीना है? जेम्स ने नाक से आवाज निकाली और दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं समझी। जो औरत उसे हरा चुकी थी और फिर भी उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि उसने कैसे जीता, वह रिपोर्ट में लिखी साधारण औरत नहीं हो सकती थी। फ्रेडी ने सब पढ़कर सिर उठाया और लूक की ओर देखा, क्या तुम पक्का हो कि ये वही औरत है? लूक ने हल्की मुस्कान दी, हाँ। फ्रेडी की नज़र अचानक गहरी हो गई। उसके इन शब्दों से बॉक्स का पूरा माहौल जम सा गया। वहां मौजूद यंग मास्टर्स और यंग लेडीज के चेहरों पर घृणा झलक रही थी। लूक ने रिचर्ड की ओर देखा, जिसने आज सब गड़बड़ की थी और अब डांट तो तय थी। लूक खड़ा हुआ, अपना वॉलेट वापस पॉकेट में रखा और मुस्कुराते हुए बोला, लेडी सलीना कैसी भी हो, उससे तुम्हें क्या लेना? चाहे वो अच्छी न भी हो, ऑस्वाल्डो उसे पसंद करता है। ये कहकर उसने वहां बैठे सबकी ओर दोबारा नहीं देखा, गुड बाय कहा और बाहर चला गया। लूक के जाने के बाद भीड़ ने अपनी नापसंदगी छिपाना बंद कर दिया और सलीना को लेकर तिरस्कार से बातें करने लगी। विवन, चिंता मत करो, एंडरसन फैमिली कभी भी ऐसी बहू को स्वीकार नहीं करेगी। वो सुंदर है, पर मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बेशर्म होगी। विवन, तुम उससे 100 गुना बेहतर हो। विवन ने अपनी दोस्त की ओर देखा जिसने ये कहा था, मुझसे उसकी तुलना मत करो। वो दोस्त चौंक गई, सही कहा, तुम मिस विल्स हो, वो तुम्हारे मुकाबले लायक कहाँ है? रिचर्ड जितना सुनता गया, उसका चेहरा और अंधेरा पड़ता गया। आखिरकार वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और टेबल को ठोकर मारते हुए बोला, क्या तुम सबका बोलना खत्म हो गया? जोर जोर से बातें कर रहे लोग चुप हो गए। रिचर्ड, तुम, मिसेस एंडरसन चाहे जैसी भी हो, कम से कम दूसरों की पीठ पीछे बुराई नहीं करती। रिचर्ड ने विवन की ओर देखा, जो कई यंग लेडीज से घिरी हुई थी। मिस विल्स, अगर हार सहन नहीं कर सकती तो खेलो मत। अभी तुम्हारा जो रूप है बहुत भद्दा लग रहा है। ये कहकर वो गुस्से में उठकर चला गया। विवन का चेहरा पीला पड़ गया। जेम्स ने फ्रेडी की ओर देखा और ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर विल्स भी हार नहीं सह सकते? फ्रेडी चुप रहा। जेम्स चला गया। बॉक्स में बचे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनके चेहरों पर अजीब सी झिझक थी।
विवन ने सलीना की वो फाइल ध्यान से पढ़ी जो उसने मंगवाई थी। अगर यह जानकारी एंडरसन फैमिली को मिलती तो सलीना अपनी बिगड़ी हुई निजी जिंदगी के कारण उनके घर की दहलीज भी पार नहीं कर पाती। लेकिन अभी ऐसा करने का सही समय नहीं था। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि ओस्वाल्डो और सलीना की शादी असल में क्या है। अगर दोनों के बीच प्यार ही नहीं था तो ये कदम उठाकर वो खुद को ही मुश्किल में डालती और ओस्वाल्डो को अपने से दूर कर देती। उसे बस और इंतजार करना था। बेहतर होगा कि सलीना कोई गलत इरादा न रखे। लेकिन अगर उसने सच में मिसेस एंडरसन बनने की हिम्मत दिखाए। विवन की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने फाइल नीचे रखी और चालाकी से मुस्कुराई। मिस्टर जॉर्डन ने अभी चेतावनी दी थी कि सलीना की मौजूदगी के बारे में किसी से जिक्र न करें। तो सब अपने मुंह बंद रखें, वरना ओस्वाल्डो को नाराज किया तो भुगतना पड़ेगा। भीड़ जोर से हंस पड़ी। ये तो पक्का है। पहले तो सबको यह चेतावनी लगी थी, पर असल में ये छुपाने वाली बात थी। कोई भी आदमी यह नहीं चाहेगा कि लोगों को पता चले कि उसकी पत्नी इतनी बदनाम है। सलीना किसी भी वजह से सही ओस्वाल्डो की नामात्र की पत्नी बन चुकी थी। ओस्वाल्डो सिर्फ एक पति के नाते उसे लाड़ प्यार दे रहा था। जैसे ही ओस्वाल्डो सलीना को लेकर घर पहुंचा, चर्च की घंटियां बज रही थीं। आधी रात थी। ओस्वाल्डो का जन्मदिन बीत चुका था। आज सलीना ने 5 मिलियन जीते और mahjong खेलना सीखा। उसने मुस्कुराते हुए ओस्वाल्डो की ओर देखा। गुड नाइट। गुड नाइट। ओस्वाल्डो के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने जोड़ा, आज मैं खुश हूँ। सलीना चमकदार मुस्कान के साथ बोली, मैं भी खुश हूँ। ये कहकर सलीना सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में सोने चली गई। अगले दिन सुबह सलीना जल्दी ही ओलिम्पस ग्रुप पहुंच गई। सुबह 8 बजे हैटी का विमान क्रीफिया एयरपोर्ट पर उतरा। 8:30 बजे सलीना ने लूक के ऑफिस में उस लड़की से मुलाकात की जो उससे काफी मिलती जुलती थी। हैटी चुपचाप सोफे पर बैठी थी, काले ट्राउजर्स, सफेद जंपर, काली पीक्ड कैप पहने हुए। कंधों तक फैले काले बाल, नाजुक नैन नक्श और एबनी जैसी ठंडी आंखें। उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। सलीना ने भौहें सिकोड़कर धीरे से पूछा, ये क्या हुआ? उस लड़की की हालत में कुछ गड़बड़ थी। लूक ने धीमी आवाज में समझाया, हमने उसे एक स्पेशल स्कूल से निकाला है, जहां उसे आधे महीने तक बंद रखा गया था। सलीना की भौहें और सिकुड़ गईं। कैसा स्कूल? वो प्राइवेट स्कूल था, जहां प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। ऐसे बच्चे जो माता पिता की बात नहीं मानते, उन्हें वहां शिक्षक बहुत क्रूर तरीके से अनुशासित करते हैं। हैटी ने अपनी स्टेपमदर को धक्का दिया था, जिससे उसका मिसकैरेज हो गया और इसी वजह से उसे प्रॉब्लम स्टूडेंट मान लिया गया। सलीना उसके पास गई और सामने खड़ी हो गई। काफी देर बाद हैटी ने सिर उठाया और सलीना की ओर देखा। उसकी ठंडी और असामान्य रूप से शांत आंखें जैसे फोकस बनाने की कोशिश कर रही थीं। उसकी आवाज़ ठंडी थी, थैंक यू। उसे शायद अंदाज़ा हो गया था कि सलीना ने ही उसे बचाया है। सलीना हल्के से मुस्कुराई, मेरा नाम सलीना रिडल है। वो हैटी के कान के पास झुककर बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं तो ये तक गारंटी दे सकती हूँ कि एक दिन तुम राजधानी लौटकर अपनी माँ का बदला ले सकोगी। हैटी की काली आंखों में खून जमा देने वाली ठंडक चमकी और उसने सलीना को घूरा। सलीना ने ठंडी मुस्कान दी। यकीनन नफरत ही इस लड़की को जिंदा रखे हुए थी। उसे ऐसी सख्त लड़कियां पसंद थीं। अगर अपनी माँ का बदला लेना है तो पहले खुद को मजबूत बनाओ। सलीना ने जोड़ा, मैंने तुम्हें बचाया है तो बदले की उम्मीद भी है। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसमें मैं तुम्हें फीमेल लीड बनाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम इसे अच्छे से निभा सकोगी? आधे पल की खामोशी के बाद हैटी ने ठंडी आंखें मोड़ी, यस। सलीना ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी। इतनी मजबूत लड़की, अगर उसे मौका मिले तो वो पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। उसे अब कोई पीछे नहीं धकेल सकेगा। सलीना सीधी खड़ी हुई, अगर तुम मेरे साथ घर चलना चाहो तो मैं ले जाऊंगी, नहीं तो तुम यहाँ लूक के पास रह सकती हो।
हैटी ने ज्यादा इंतजार नहीं करवाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सलीना संतोष से मुस्कुराई, शाबाश लड़की। लूक ने दोनों के बीच के इस संवाद को देखा। उसके चेहरे पर हल्की अजीब सी अभिव्यक्ति थी। कुछ था जो उसने सलीना को नहीं बताया था। हैटी के अंदर एक बेहद हिंसक प्रवृत्ति थी। उसे जुवेनाइल फैसिलिटी से निकाले हुए कई दिन हो गए थे, लेकिन उसने अब तक कोई बात नहीं की थी। हैटी दूसरों से बात नहीं करती, लेकिन सिर्फ सलीना पर भरोसा करती है। क्या ये सच में खून के रिश्ते की वजह से है? सलीना ने हैटी के सवाल पर ध्यान नहीं दिया और गंभीरता से उसके हाथ में हीरोइन का स्क्रिप्ट थमाते हुए कहा, इसमें मेरा अतीत और तुम्हारा भविष्य है। हमारी जिंदगियों के लिए साथ में हिम्मत दिखाओ। हैटी ने स्क्रिप्ट को कसकर पकड़ लिया। शायद उसे नहीं पता था कि इसमें लिखे किरदार उसके लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अगर उसने इस नाटक में अच्छा अभिनय नहीं किया तो सलीना उसे अकेला छोड़ सकती है, और तब उसे वापस उस अंधेरी जगह ले जाकर बंद कर दिया जाएगा जहां से वह कभी अपनी मां का बदला नहीं ले पाएगी। इसलिए इस नाटक में अभिनय करना ही उसके लिए जीने का एकमात्र रास्ता था। सलीना ने उस लड़की की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। तभी उसे यकीन हो गया कि उसकी हीरोइन सबसे बेहतर है। इस लड़की में वो कठोरता और बेरुखी थी जो छोटी सलीना में नहीं थी और जिसे वह हीरोइन में चाहती थी। हैटी से बेहतर कोई और नहीं हो सकता था। सलीना ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। क्या तुम मेरे साथ सेट पर अपने सहकर्मियों से मिलना चाहोगी? वे सब अच्छे लोग हैं और जब वे देखेंगे कि तुम कितनी सुंदर हो तो जरूर और मेहनत करेंगे। हैटी छोटी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी को कम नहीं आंका जा सकता था। इतनी छोटी और मेहनती हीरोइन के साथ सलीना लगभग सोच सकती थी कि शूटिंग शुरू होने पर सब पागलपन की हद तक अच्छा काम करेंगे। हैटी अजनबियों से मिलने में हिचकिचा रही थी। उसने कुछ पल सलीना को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर सलीना का घायल न हुआ बायां हाथ पकड़ लिया। लूक उसी पल तैयार हो गया था कि शायद हैटी अपना आपा खोकर किसी को मार न दे। अगर उसने सलीना को चोट पहुंचा दी तो बुरा होता, लेकिन हैटी ने बस सलीना का हाथ थामा और खड़ी हो गई। सलीना मुस्कुराई, उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। लूक भी मुस्कुराया, अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले उनके पीछे हो लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में सलीना ने कल ही घोषणा की थी कि हीरोइन आ रही है और आज सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर हीरोइन को बहुत लंबे समय तक इंतजार कराया गया था। मैथ्यू हरे पर्दे के सामने खड़ा था, एस्ट्रेला कर्बी के साथ एक सीन कर रहा था। तभी आगे से किसी की आश्चर्यभरी चीख सुनाई दी। दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स जो स्क्रिप्ट में डूबे हुए थे ऊपर देखने लगे और उन्होंने सलीना को एक लड़की के साथ अंदर आते देखा। हैटी का चेहरा देखकर शांत स्वभाव वाली एस्ट्रेला भी सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि सलीना सच में एक अभिनेत्री ले आई है। सलीना को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सबको पहले ही पल में समझ आ गया कि हीरोइन वही होगी। उसका चेहरा, उसकी चुपचाप कठोर शख्सियत, वो बिल्कुल हीरोइन का जिंदा रूप थी। हैटी छोटी उम्र की हीरोइन का रोल निभाती और बड़ी होने पर वही किरदार सलीना निभाती। उनके चेहरे, व्यक्तित्व और उस ठंडी आभा में इतनी समानता थी कि वो किरदार मानो फिर से जिंदा हो उठा हो। एस्ट्रेला और मैथ्यू ने जब हैटी को देखा तो न जाने क्यों उनके दिल में अचानक एक संकट का एहसास पैदा हुआ। वो किरदार जिस पर अब तक उनका पूरा नियंत्रण था, अचानक शंका से भर गया। अगर वे दोनों बड़े होकर भी एक बच्ची से कमजोर अभिनय करते तो ये उनके लिए शर्म की बात होती। सलीना ने जमे हुए लोगों की ओर संतोष से देखा और मुस्कुराकर बोली, मिस्टर पडिया, क्या आप मेरी चुनी हुई हीरोइन से संतुष्ट हैं? मिस्टर पडिया ने हैटी की ओर देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। हाँ सलीना, तुमने ये लड़की कहाँ से ढूंढी? ये कमाल है। सलीना हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये मेरे बॉयफ्रेंड की मदद से हुआ। उसने नीचे हैटी की ओर देखा, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे हेलो कहो, ठीक है? हैटी ने होंठ भींचे और धीरे से कहा, हेलो एवरीवन, संक्षिप्त और साफ लेकिन शिष्ट।
ये लड़की अच्छे संस्कारों से पली बड़ी थी और साफ दिखता था कि उसका बैकग्राउंड साधारण नहीं था। सलीना के साथ खड़ी होकर उसमें एक अजीब सी सामंजस्यता नजर आती थी। सलीना ने उसके बालों पर हाथ फेरा, गुड गर्ल। फिर उसने मैथ्यू और एस्ट्रेला की ओर इशारा किया। ये स्क्रिप्ट के मुख्य कलाकार हैं। ये प्रोफेशनल हैं। अगर कुछ समझ न आए तो इनसे पूछना। हैटी ने उनकी ओर देखा। मैथ्यू ने उसकी खाली सी आंखों में झांका और एक पल के लिए सन्न रह गया। उसकी नज़रें उसे उन्हीं दिनों की याद दिला गईं जब उसने सब कुछ खो दिया था। मैथ्यू मुस्कुराया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, डरना मत, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। हैटी ने सिर तिरछा किया और फिर सलीना के पीछे छिप गई। सलीना ने उसका हाथ हल्के से दबाया और आश्वस्त किया, चलो पहले कोई जगह ढूंढकर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, सब तैयार हो जाए तो शूटिंग आधिकारिक रूप से शुरू करेंगे। वो हैटी को अपनी एक्सक्लूसिव कुर्सी तक ले गई और पास वाली सीट थपथपाई। हैटी चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। सलीना की आंखों में ठंडक उतर आई। ये लड़की इतनी चुप और दूसरों से डरी हुई थी, इसका मतलब साफ था कि जुवेनाइल हॉल में उसने बहुत तकलीफें सही हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉस्पिटल में जब लिया को पता चला कि सलीना ने उन्हें घर से निकाल दिया है और रिडल फैमिली की सारी चीजें रिडल ग्रुप के शेयर छोड़कर अपने कब्जे में ले ली हैं, तो उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। सलीना ने उसे रिडल फैमिली मैंशन से निकाल दिया था और अब वो सिर्फ किसी साधारण विला एरिया में रह सकती थी। अब वो कौन सी मिस रिडल रही? मॉली रो पड़ी। ये तो कुछ भी नहीं, वो औरत हमारे साथ हिसाब चुकता करना चाहती है। उसने वकीलों की पूरी टीम लगा दी है, जो पिछले 10 सालों में तेरी माँ की संपत्ति से हमने कितना पैसा लिया है, उसका हिसाब कर रहे हैं। मॉली घबराकर बोली, लिया अब हम क्या करें? पहले सलीना कोमल और धोखा खाने लायक थी और नव्या की सारी संपत्ति मॉली और लिया के हाथ में थी। उनसे मिलने वाला फायदा आसमान छू रहा था। अगर अब सलीना ने उनसे सब वापस मांगा तो? लिया ने दांत भींचकर कहा, मॉम घबराओ मत। पिछले 10 सालों में क्या सलीना ने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया? वो सब उसके लिए ही तो खर्च हुआ है। अपनी बेटी की बात सुनकर मॉली को होश आया। हाँ, उसने नव्या की निजी संपत्ति जरूर ली थी, लेकिन अगर वह सब रिडल फैमिली पर खर्च हुआ है तो सलीना उसका क्या कर सकती है? लेकिन ये सोचकर कि अब से वे उस पैसे का 1 रुपया भी नहीं छू पाएंगे, मॉली का गुस्से से शरीर कांप उठा। और फिर एक और बात, वे तो कह सकती थीं कि पैसा सलीना पर खर्च हुआ, लेकिन चैपमैन फैमिली का क्या? चैपमैन फैमिली का सलीना से कोई रिश्ता ही नहीं था और वे नव्या के पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो और भी गलत था। अगर सलीना ने बेरहमी दिखाए और चैपमैन फैमिली पर केस कर दिया तो उन्हें भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। मॉली ने डरते हुए लिया की ओर देखा। लिया, तुम्हारे अंकल का क्या? उनका सलीना से कोई लेना देना नहीं, वो इतने सालों से नव्या पर जी रहे हैं और अब सलीना उनसे भी हिसाब लेने वाली है। लिया ने अधीर होकर ठंडी नज़र से कहा, मॉम पहले ये सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। सलीना अब रिडल ग्रुप की 5% हिस्सेदार है, वो पहले ही रिडल फैमिली से सब कुछ वापस ले चुकी है, अगला कदम जरूर कंपनी ही होगी। अगर हमें कंपनी से भी बाहर निकाल दिया गया तो तुम मेरे अंकल की चिंता करने के मूड में रहोगी। मॉली का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया और गुस्से में बोली, वो कमीनी, उसकी हिम्मत कैसे? बस करो। लिया ने मॉली की बेमतलब बात बीच में काटते हुए ठंडी आवाज में कहा, सलीना ने डैड तक को बर्बाद कर दिया, अब ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकती? वो हमसे बदला ले रही है, डैड के धोखे के लिए, हमारे उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए, और मेरे लिए, क्योंकि मैंने डोमिनिक को उससे छीना। लिया को उस आदमी की याद आई जिसने उसे सीढ़ियों से गिराया था और उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ छलक पड़ी। सलीना के पास अब डोमिनिक नहीं था, लेकिन उसके पास इतना अच्छा आदमी था। अगर लिया ने खुद अपनी आंखों से न देखा होता, शायद उसे इतना फर्क न पड़ता, लेकिन उसने देखा था वो आदमी कितना ताकतवर और हैंडसम था और सलीना का कितना ख्याल रखता था। ऐसे में वो जलती कैसे नहीं?
क्यों सारी अच्छी चीजें सलीना को ही मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि जिन मर्दों तक वो हाथ बढ़ाती है वो भी उसके हाथ से बाहर ही रहते हैं। मॉली लिया की बातों से दंग रह गई, लेकिन लिया वहीं चुप हो गई। मॉली ने लिया के चेहरे को गौर से देखा और अचानक डर से सिहर उठी। भले ही मॉली अच्छी इंसान नहीं थी, लेकिन लिया के लिए अच्छी माँ थी। इसलिए वो लिया के चेहरे पर उस भाव को देखकर चौंक गई। वो चेहरा उसने सिर्फ एक बार पहले देखा था, जब वो रिडल फैमिली में पहली बार आई थी और नवेय के कमरे में दाखिल होकर छोटी सलीना को अपनी माँ के पास एक राजकुमारी की तरह बैठे देखा था। मॉली जानती थी कि लिया हमेशा से सलीना से जलती रही है। दोनों रिडल फैमिली की बेटियां थीं, लेकिन सलीना जन्म से ही हर अच्छी चीज के साथ पैदा हुई थी, जबकि लिया सारी जिंदगी नाजायज औलाद का तमगा लिए जीती रही। इसलिए मॉली ने सालों तक दांत नाखून तक लगाकर अपनी बेटी के लिए सलीना की हर चीज छीनने की कोशिश की, बिना ये सिखाए कि सही क्या है और गलत क्या। सलीना के पास अगर कुछ अच्छा था तो वो लिया के पास जाना चाहिए, ये मॉली की आदत बन चुकी थी। सालों बाद लिया के चेहरे पर वही पुराना भाव देखकर मॉली का दिल कांप उठा और उसकी आंखों में दर्द तैर आया। वो घबराकर बोली, लिया तुम्हें क्या हो गया है। लिया ने उसे देखा, चेहरा बेहद ठंडा था। कुछ नहीं, बस इतना कह रही हूँ कि इस वक्त हम अपनी ही हालत संभाल नहीं पा रहे, हमें और लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मॉली हिचकिचाई, लेकिन वो तुम्हारे अंकल हैं। लिया ने बेरुखी से कहा, तो उन्हें अपने पैसे दे दो। लेकिन मॉम, याद रखो अब हमारे पास रिडल फैमिली का सहारा नहीं है। कौन जानता है कि सलीना को रिडल ग्रुप में किसी का सपोर्ट है या नहीं। अगर उसने सच में रिडल को वापस पा लिया तो हम तीनों का हाल सड़क पर भीख मांगने वालों से भी बदतर होगा। मॉली के चेहरे पर डर उभर आया। इतने सालों तक ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बाद वो फिर से फकीरी की हालत में लौटने का सोच भी नहीं सकती थी। घबराकर उसने सीने पर हाथ मारा और बेटी से कुछ कहना चाहा, लेकिन लिया पहले ही लेटकर आंखें बंद कर चुकी थी, जैसे और कुछ कहना नहीं चाहती। मॉली हल्के कदमों से बाहर निकल गई। वार्ड में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन लिया ने आंखें खोलीं। उसने अपने बिना घायल बाएं हाथ से माथे पर लगे घाव को दबाया। कभी उसने सलीना का माथा घायल किया था और उस आदमी ने भी उसके माथे पर वैसे ही खून से लथपथ चोट दे दी थी। उसने सलीना का हाथ तुड़वाया और उसका हाथ भी टूटा। उसकी एक टांग की कीमत भी लगी। लिया ठंडी आंखों को याद कर कांप गई। उसकी चेतावनी याद आते ही दिल और जोर से धड़कने लगा। साथ ही अनंत ईर्ष्या उमड़ आई। क्यों सलीना को इतना अच्छा आदमी मिलना चाहिए। लिया सचमुच जलन में इतनी डूब गई थी कि उसका दिल फट रहा था। यहाँ तक कि रिडल फैमिली की बेटी का तमगा और शोहरत खोने का दुख भी इतना बड़ा नहीं था। उसने दांत भींचे और उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। वो मानने को तैयार नहीं थी कि इस दुनिया में कोई मर्द ऐसा हो जिसे छीना न जा सके। सलीना उस पर पैर रखकर सब कुछ हासिल नहीं कर सकती। लिया की आंखों में अंधेरा उतर आया और अपने बिना घायल हाथ से उसने मेज पर रखा फोन उठाकर एक नंबर मिलाया। कुछ देर बाद कॉल उठी। इज़ाबेल की आवाज आई, क्या बात है। लिया के होंठों पर टेढ़ी मुस्कान आई। मिस कॉलिंस, तुम्हें याद है वो कार्नेलियन जो मैंने तुम्हें दिया था। वो अब क्रीफिया के नोबल सर्कल में भी नहीं जा सकती थी और कैपिटल का नोबल सर्कल तो उसके लिए और भी दूर हो गया था। सलीना से बदला लेने के लिए वो कोई भी हद पार कर सकती थी, इवन अगर उसे इज़ाबेल को नाराज ही क्यों न करना पड़े। वैसे भी आखिर में इज़ाबेल से भिड़ेगी तो सलीना ही, वो नहीं। लिया के लिए प्रॉफिट हमेशा सबसे ऊपर था। वो कार्नेलियन की कीमत जानती थी और उसे इज़ाबेल को दे चुकी थी। जब इज़ाबेल उसकी मदद करके उसका काम नहीं कर सकी तो अब लिया दूसरों से मदद लेकर अपना हक वापस लेने वाली थी। वो तो बस एक याद दिलाना चाहती थी, लेकिन सामने से इज़ाबेल की लापरवाह आवाज में अचानक तनातनी और चेतावनी घुलाई, तुम्हारा मतलब क्या है। लिया के दिल में शक और गहरा हो गया। वो तो बस एक कीमती गहना था। कैपिटल की कॉलिंस फैमिली की बड़ी बेटी के लिए क्या गहनों की कमी थी। क्या इज़ाबेल की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी।
लिया ने इस अजीब बात को याद रखा, लेकिन आवाज में मिठास लाकर बोली, ये मैं नहीं, सलीना है। तुम्हें एक बात बतानी भूल गई थी, वो कार्नेलियन दरअसल सलीना की माँ की निशानी है। मरने से पहले उसने खुद अपने गले में पहना था। सलीना ने रिडल फैमिली में मुझे धमकाया था कि अगर मैंने वो कार्नेलियन वापस नहीं किया तो हंगामा करेगी। तुम जानती हो, मेरी हालत में मैं उससे टक्कर नहीं ले सकती। अगर उसने मुझे मजबूर किया तो उसे मत बताना। इज़ाबेल ने उसे बीच में ही रोक दिया। लिया, याद रखना, अगर तुम्हारे सिवा किसी और को पता चला कि उस कार्नेलियन की असली मालिक सलीना है, तो तुम्हारे तीनों की जान की खैर नहीं। लिया का दिल दहल गया। उसके मन में उठ रहे शक अब और गहरे हो गए। कुछ गड़बड़ थी। लिया को नव्या याद आई। वो अब सलीना की माँ के परिवार की पिछली बातें याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि नव्या कैपिटल से आई थी। जो चीज़ उसने खुद मरने से पहले सलीना के गले में पहनाई थी, क्या वो बस एक साधारण हार हो सकती थी? कमबख्त, ये उसकी नज़रअंदाजी थी। इज़ाबेल को इतना घबराया देख लिया को समझ आ गया कि उस कार्नेलियन की असली कीमत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। जरूर इज़ाबेल ने उस कार्नेलियन की मदद से अपने लिए कोई बहुत ज़रूरी चीज़ हासिल की थी, तभी तो वो इतना डर रही थी और नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो असल में सलीना की निशानी है। लिया का शरीर कांप उठा और उसका दिल दर्द से कस गया। अगर उसने आगे सोचकर वो कार्नेलियन इज़ाबेल को देने के बजाय खुद रख लिया होता, तो शायद आज वो इज़ाबेल से भी ज्यादा खास होती। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब चाहे जितना दुख हो, पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसकी एकमात्र तसल्ली यही थी कि चूंकि कार्नेलियन इज़ाबेल की जिंदगी मौत का मामला था, अब दोनों एक ही नाव के सवार थे और सलीना उनकी साझा दुश्मन थी। लिया को उस आदमी की चेतावनी याद आई और उसके दिल में ठंडक भर गई। वो खुद सलीना को छूने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन अगर सलीना को कोई और नुकसान पहुंचाए तो? अगर उसने इज़ाबेल को ये बताया, तो वो सलीना को मारने के लिए सबसे ज्यादा बेताब हो जाएगी। लिया को बस ठंडी नज़र से तमाशा देखना था। उसने दिल में उठ रही हंसी दबाए और डर का नाटक करते हुए बोली, मिस कॉलिंस, आप गलत समझ रही हैं। जो मैंने दिया है, उसे मैं वापस नहीं मांगूंगी। मैं तो बस आपको ये याद दिलाने के लिए कॉल कर रही थी कि कभी सलीना को अपने गले में वो कार्नेलियन न दिखाना। वो उसकी माँ की आखिरी निशानी है, वो इसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। सावधान रहिए। इज़ाबेल ने बिना कुछ और कहे फ़ोन काट दिया। लिया ने फ़ोन की स्क्रीन की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब, ठंडी मुस्कान फैल गई। चाहे बदकिस्मत सलीना हो या इज़ाबेल, दोनों में से किसी की भी बर्बादी उससे कोई नुकसान नहीं करेगी। इस खेल में उसे बस अपनी ताकत सजोनी थी और नतीजे का इंतजार करना था। लेकिन उस आदमी को सोचते ही लिया अपने दिल की जलन और हताशा रोक नहीं सकी। अपने घायल शरीर और बदनाम नाम को देखते हुए लिया बेकाबू होकर रो पड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विला में धूप सेक रही इज़ाबेल पूरी तरह घबरा चुकी थी। कमबख्त लिया, उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी। कार्नेलियन की असली मालिक सलीना थी, लेकिन अब इज़ाबेल ने क्राइस्ट पूल को खुफिया सिर्फ सलीना की वजह से बुला लिया था, यहाँ तक कि उसे सलीना से छुटकारा दिलाने के लिए मनाने की कोशिश भी की थी। अगर क्राइस्ट को कुछ पता चल गया तो? इज़ाबेल के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, कार्नेलियन को कसकर पकड़ लिया, होंठ काटे और मासूम चेहरे पर अब एक खतरनाक साया छा गया। क्राइस्ट चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन वो खुफिया छोड़ने से साफ इनकार कर चुका था। वो ज्यादा जोर नहीं डाल सकती थी, वरना शक हो सकता था। अब एक ही रास्ता था, सलीना को मरना होगा, वो भी जल्द, ताकि कोई उस राज को कभी न जान पाए। क्राइस्ट पहले ही सलीना को हटाने का वादा कर चुका था, बस वो जैसे किसी चीज को लेकर हिचकिचा रहा था और जल्दी नहीं कर रहा था। अब तक इज़ाबेल उसे ज्यादा उकसाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, ताकि वो उसकी असलियत न देख ले। लेकिन अब जब उसे पता चल गया कि कार्नेलियन की मालिक सलीना है, तो वो दोनों को और पास आने नहीं दे सकती थी। क्या क्राइस्ट ने सलीना से मुलाकात करके ही उस पर हमला नहीं किया?
या शायद इसी वजह से वो क्रिफिया छोड़ने को तैयार नहीं था। इज़ाबेल की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने शक को झटक दिया। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ चैन से बैठी न होती। अभी भी उसके पास मौका था। क्राइस्ट सलीना पर वार करने में हिचक रहा था, तो अब उसे मजबूर करना पड़ेगा। इज़ाबेल ने कानीलियन पर उंगलियां फेरी, आंखों में ठंडक भर गई। आखिरकार इस वक्त वो सिर्फ उसी की परवाह करता था, जबकि सलीना उसके लिए एक अजनबी थी। जैसे ही सलीना मर जाएगी, उसे डरने की कोई वजह नहीं रहेगी। इज़ाबेल की आंखें गहरी और ठंडी हो गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सलीना ने हैटी को पूरे दिन शूटिंग सेट पर अपने साथ रखा। हैटी अब भी अजनबियों से बात करने से डरती थी, लेकिन सलीना जो भी कहती वो मना नहीं करती थी। सलीना जानती थी कि ऐसी मानसिक समस्याएं धीरे धीरे ही सुधारी जा सकती हैं, जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं। शाम को सलीना हैटी को लेकर महल लौटी। खाने के बाद सलीना एक रतन की कुर्सी पर बैठी, थोड़ी पर हाथ टिकाए हैटी को देख रही थी, जो सोफे पर बैठी स्क्रिप्ट में झुकी हुई थी। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, जैसे पता नहीं क्या सोच रही हो। ऑस्वाल्डो की नज़रें हैटी पर पड़ीं और फिर सलीना पर टिक गईं। किसी और को इतनी देर तक देखना उसे अच्छा नहीं लगा। वो बोला, कल नोआ से कहो कि एक साइकियाट्रिस्ट बुलाए। सलीना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। साइकियाट्रिस्ट? ऑस्वाल्डो ने बेपरवाह लहजे में कहा, वो सिर्फ 13 साल की है। मानसिक समस्याएं इतने समय तक बनी रहें तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सलीना ने सोचा और माना कि ये सच है। ठीक है। हैटी की मां मर चुकी थी और फिर उसे जुवेनाइल फैसिलिटी में डाल दिया गया था। ये सब किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा सदमा था। सलीना को ये सोचते हुए याद आया कि उसने ऑस्वाल्डो का शुक्रिया अदा करना भूल गई थी। थैंक यू। अगर फीमेल लीड की ज़रूरत न होती तो ऑस्वाल्डो शायद हैटी को बचाता ही नहीं। कैपिटल की स्थिति पहले से ही बहुत संवेदनशील थी। हैटी किसी बड़े और ताकतवर परिवार से आई लगती थी, और कानून व इंसानियत दोनों से जुड़े मामलों में ऑस्वाल्डो को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी उसे बाहर लाने में। उसे सच में उसका एहसान मानना चाहिए था। ऑस्वाल्डो ने उसकी ओर देखा और थोड़ा झुककर बोला, अगर सच में शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मुझसे ये 2 शब्द मत कहो। उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो उससे ऐसे अजनबियों जैसा बर्ताव करे। सलीना ने मगर उसका मतलब कुछ और समझा। सिर्फ धन्यवाद कहना काफ़ी नहीं है, कुछ करना भी होगा। उसने सोचा कि ऑस्वाल्डो को न तो पैसों की कमी थी, न ताकत की। उसके परिवार के कामों का उसे कोई अनुभव नहीं था कि वो उसमें मदद कर सके। तो उसने सीधे पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? ऑस्वाल्डो की ठंडी और चमकती आंखों में अचानक गर्माहट उतर आई। वो सीधे सलीना को देखने लगा। सलीना के चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे वो दिल से पूछ रही हो। उसके होंठों पर मुस्कान आई, अभी नहीं। उसके चेहरे पर निराशा उतरने से पहले ही ऑस्वाल्डो ने जोड़ा, नोट कर लो, आगे कर सकती हो। सलीना के लिए वादा एक ऐसा कर्ज था जो जरूर चुकाना होता है। अगर इस बार ऑस्वाल्डो उससे कुछ चाहेगा तो वो पूरा करेगी। सलीना कुछ पल के लिए ठिठकी रही, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो क्रिफिया में कितने दिन रहेगी। अगर उसे जाना पड़ा तो शायद वो उसके सारे एहसानों का बदला न चुका पाए। सलीना ने सोचा और एक उंगली उठाई, अगर डेडलाइन 1 साल की हो तो। ऑस्वाल्डो की नज़र उसकी उंगली पर टिक गई, आंखें गहरी हो गईं, उनमें ठंडी चमक झलक रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ठीक है। 1 साल बाद क्या वो जाने वाली थी? ऑस्वाल्डो ने हल्की हंसी दबा ली, अपनी तितली जैसे काली पलकों को झुकाकर आंखों की बर्फीली ठंडक छुपा ली। सलीना ने मगर मुस्कराकर सोचा कि उसने सचमुच एक अनमोल खजाना पा लिया है। भले ही वो कभी शादीशुदा नहीं रही थी, लेकिन ये साफ था कि ऑस्वाल्डो जैसा पति कोई नहीं हो सकता। वो उसका थैंक यू सुनना नहीं चाहता था, इसलिए सलीना ने फिर कुछ नहीं कहा। वो हैटी के पास गई, उसके बालों पर हाथ फेरा और बोली, अब सोने का वक्त है, अच्छे से आराम करोगी तो और अच्छा कर पाओगी। हैटी अब भी स्क्रिप्ट में खोई हुई थी,
देर बाद धुंधली आंखें उठाकर आज्ञाकारी ढंग से खड़ी हो गई। किले में किसी छोटी लड़की का दिखना कम ही होता था, सब लोग खुश नजर आ रहे थे। तभी एक नौकरानी आगे बढ़ी, लेडी हैटी, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। वो उसका हाथ पकड़ने ही वाली थी कि हैटी पीछे हट गई। नौकरानी ठिठक गई। सलीना ने मुस्कराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ। वो उठ खड़ी हुई और हैटी ने खुद ही उसका हाथ थाम लिया। सलीना उसे कमरे तक ले गई। ऑस्वाल्डो देर तक उसके जाते हुए साए को देखता रहा, फिर नजरें हटा लीं। सलीना जिस तरह हैटी का ख्याल रख रही थी, जब तक उसका मामला सुलझ नहीं जाता, वो चैन से नहीं बैठने वाली थी। और हैटी की पहचान खास थी, अगर सलीना उसके साथ जुड़ी तो जरूर कैपिटल के मामलों में भी उलझेगी। एक बार कैपिटल में फंसी तो बाहर निकलना आसान नहीं होगा, और ऑस्वाल्डो उसे कभी ऐसा मौका नहीं देगा। बटलर ने हंसते हुए कहा, मैडम को बच्चों से बहुत लगाव है, अफसोस बस ये है कि वो अभी बहुत छोटी और सेहत में कमजोर हैं, कुछ साल बाद ही अपने बच्चे हो पाएंगे। ऑस्वाल्डो ने कहा, नुआ। बटलर ने देखा, यंग मास्टर, क्या हुआ? काफी समय से मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, उनकी याद आ रही है। बटलर हैरान रह गया। वो भले ऑस्वाल्डो को बचपन से देखता आया था, लेकिन ये बात सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ऑस्वाल्डो की नज़र उस वक्त ऊपर सलीना के कमरे के दरवाजे पर थी। छोटे से बड़े होने तक ऑस्वाल्डो कभी किसी को मिस करने की बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। न उसने कभी फ़ोन किया, न मिलने गया। बस इतना जान लेना कि वो ठीक है, उसके लिए काफ़ी होता था। ऐसा आदमी अब 20 साल में पहली बार किसी औरत के लिए अपनी आदत तोड़ रहा था। बटलर के दिल में अजीब सी भावना उमड़ी, लेकिन खुशी ज्यादा थी। आप सही कह रहे हैं यंग मास्टर, यंग लेडी माँ के बिना बड़ी हुई हैं, उनकी फितरत ऐसी है कि मैडम उन्हें ज़रूर पसंद करेंगी। ये कहकर बटलर ने फ़ोन करने चला गया। ऑस्वाल्डो ने अपनी नज़रें झुकाईं, उस हाथ की ओर देखा जिसने अभी सलीना के बालों को छुआ था, और मुस्कुरा दिया। क्या वाकई वो उसके साथ रहकर, उसका दिल पाकर भी उससे दूर जाने की कोशिश करेगी? अगर वो अभी इतनी छोटी न होती तो वो। ऑस्वाल्डो ने अपने होंठ मोड़े और आंखों की अंधियारी छुपा ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हैटी की मानसिक परेशानी की वजह से सलीना ने शूटिंग की शुरुआत फिर टाल दी। उसने इन दिनों का फ़ायदा उठाकर हैटी को क्रू से मिलवाया और ज़्यादा लोगों से परिचय कराने की कोशिश की। ऑस्वाल्डो ने जो साइकियाट्रिस्ट बुलाया था, वो हैटी को देख चुका था, लेकिन हैटी इतने गहरे सदमे में थी कि कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं। सलीना ने इलाज का मामला अभी के लिए रोक दिया। अच्छी बात ये थी कि हैटी बहुत मेहनती थी, वो भली अजनबियों से बात ना करती हो, लेकिन अभिनय के वक्त खुद को खोल देती थी। शुरुआत में उसका अभिनय उतना अच्छा नहीं था, लेकिन शायद इसलिए कि नायिका की कहानी उसके अपने अंधेरे और दर्द से मिलती जुलती थी, उसने धीरे धीरे किरदार को खुद में उतार लिया। कभी कभी जब सलीना उसे स्क्रिप्ट नहीं देती और कहती कि खुद अभिनय करो, तो उसकी आंखों से निकलती नफरत और अंधेरा इतना सच्चा लगता कि क्रू के रोंगटे खड़े हो जाते। सिर्फ कुछ ही दिनों में हैटी ने फीमेल प्रोटैगनिस्ट की छवि को जी लेना शुरू कर दिया था। मैथ्यू और एस्ट्रेला ठंडे पसीने में डूबे रहते, जैसे उनका डर सच हो रहा हो। इससे बचने के लिए दोनों ने तो खाने के वक्त भी स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया। सलीना ने सेट को बढ़ते फलते देखा और संतोष महसूस किया। एक फीमेल लीड और बाकी कलाकारों के साथ बिना मेल लीड के भी ये नाटक टिक सकता था। सलीना ने एंटरटेनमेंट सर्कल से कुछ और चुन लिए और बाकी का काम क्रू को सौंप दिया। उसका लुक के साथ किया गया दांव अब ओलंपस ग्रुप में सबको पता चल चुका था। परफ्यूम प्रतियोगिता शुरू होने में 2 महीने से भी कम वक्त बचा था, इसलिए सबको पता था कि सलीना बहुत व्यस्त है। इसी वजह से मिस्टर पडिया जब भी उसे देखता, सबसे पहले हाथ में थमस लेकर उसे सेट से भगा देता, क्योंकि ढांचा तैयार हो चुका था और सलीना प्रोफेशनल नहीं थी, तो शूटिंग शुरू होने तक उसका वहां रहना जरूरी नहीं था। सलीना हैटी के प्रदर्शन से खुश थी,
लेकिन उसकी आंखों में झलकती नफरत देखकर चिंतित भी। उसने मिस्टर पडिया से पूछा, आपको लगता है हैटी का ये हाल सामान्य है? मिस्टर पडिया ने हैटी को मैथ्यू के साथ ऑडिशन देते देखा और भौहें चढ़ाईं। आमतौर पर अभिनय जितना सच्चा हो उतना अच्छा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि हैटी अभिनय कर रही थी या सचमुच जी रही थी। उसने पूरी तरह किरदार को अपने अंदर उतार लिया था। मिस्टर पडिया भीतर से परेशान था, लेकिन हल्के में हंसकर बोला, तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए थी न? मनोरंजन जगत में शायद ही ऐसी अभिनय वाली कोई और मिले। सलीना ने हल्की भौहें चढ़ाईं, लेकिन मेरी नायिका अंत में बाहर निकलती है। हो सकता है हैटी ऐसा न चाहे। कम से कम तब तक तो नहीं, जब तक वो अपनी मां का बदला नहीं ले लेती। मिस्टर पडिया ने सिर हिलाया, तुम लड़कियां चैन से रहती हो, ना भूख ना ठंड, फिर भी मन में बोझ रखती हो। इसे और लोगों से मिलाओ, इस दुनिया में अब भी बहुत अच्छे लोग हैं। सलीना कुछ देर चुप रही, फिर आगे बढ़कर हैटी की ओर देख मुस्कराई, चलो आज यहीं तक। मैं थक गई हूँ, बाहर घूमना चाहती हूँ। हैटी ने कुछ नहीं कहा, बस स्क्रिप्ट वापस अपने स्कूल बैग में रख दी और फिर अपना हाथ सलीना के हाथ में डाल दिया। सलीना उसे बाहर ले गई। क्रू देख रहा था कि कैसे ये दोनों हसीनाएं सुबह सुबह काम छोड़कर निकल रही थीं, उन्हें लंबा घूमने की सलाह देते और मज़ेदार खाने पीने की जगहें सुझाते। सलीना हैटी का हाथ थामे सभी की शुभकामनाओं और हौसले के बीच ओलंपस ग्रुप से बाहर निकल गई। लेयर अपनी गुड़िया को गोद में लिए दौड़ती आई, मैडम, मैंने अभी चेक किया है, क्रिफिया में बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क्स और ओशनेरियम्स हैं, हम लेडी हैटी को कहाँ ले जाएं? सलीना हल्का मुस्कुराई, चलो मिल्क टी पीने चलते हैं। उसे समझ आ गया था कि हैटी को अम्यूजमेंट पार्क्स पसंद नहीं हैं, और भीड़ भाड़ उसके अंदर विरोध की प्रतिक्रिया पैदा कर सकती थी। लेया ने कार का दरवाज़ा खोला और देखा कि दोनों हसीनाएं पीछे की सीट पर बैठ गईं, फिर उसने कार चलाकर सलीना की पसंदीदा मिल्क टी शॉप की तरफ ले गई। सलीना को असल में मिल्क टी ज़्यादा पसंद नहीं थी, उसने बहुत कम बार पी थी। पिछले 10 सालों से उसकी ज़िंदगी हमेशा उसकी सेहत को ध्यान में रखकर ही प्लान की गई थी, ताकि कोई गलती न हो। लेकिन क्रिफिया की सलीना को मिल्क टी बहुत पसंद थी। हैटी को भीड़ पसंद नहीं थी, इसलिए सलीना ने एक प्राइवेट रूम लिया और उसे ऊपर ले गई। थोड़ी देर बाद लेया 3 बड़े कप मिल्क टी लेकर आई, जिनमें उसने जानबूझकर मोतियों की मात्रा दोगुनी कर दी थी। एक बहुत प्यारी और सुंदर लड़की ये मिल्क टी पीना पसंद करती है, ये बहुत मीठी है, तुम ट्राई करोगी? हैटी ने कुछ पल सलीना को देखा और फिर सिर हिला दिया। सलीना ने उसके सामने मिल्क टी रख दी, फिर अपना कप उठाकर स्ट्रॉ में एक और लिया। लेया सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, थोड़ी हाथ पर टिकाए, आंखें घुमाते हुए उन दोनों के मिलते जुलते चेहरों को देखती रही। हालांकि उसने सलीना को ज्यादा समय तक नहीं जाना था, फिर भी उसे थोड़ा अंदाजा हो गया था कि ये युवती कैसी है। वो दिखने में कोमल लगती थी, लेकिन लोगों से ज्यादा नजदीक नहीं होती थी। यहाँ तक कि युवा मास्टर, उसका नाम का पति भी उससे जैसे बहुत दूर था। लेकिन हैटी के मामले में सलीना सचमुच अपने दिल से जुड़ी हुई लगती थी। लेया ने हैटी को घूरा, क्या ये सच में सिर्फ खून के रिश्ते की वजह से था? लेकिन वो घटिया औरत लेया भी सलीना से खून का रिश्ता रखती थी, और सलीना उसके परिवार से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। लेया ने भौहें सिकोड़ ली, दिमाग में उलझन भर गई। सलीना ने 2 घूंट लिए, कप रखकर हैटी से पूछा, तुम्हें कोई तोहफा चाहिए? हैटी को मानसिक बीमारी थी, इसलिए सलीना उसे ज्यादा बातें करने के लिए गाइड कर सकती थी। हैटी ने सिर टेढ़ा किया और सलीना को देखा। उसका पहला रिएक्शन मना करने का था, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसकी नज़र खिड़की से सड़क पार वाले बीजेडी डॉल्स की दुकान पर चली गई। पहली बार उसकी धुंधली आंखों में साफ चाहत झलक रही थी। सलीना ने उसकी नज़र का पीछा किया, फिर मुस्कुराकर खड़ी हो गई, यह मेरा इंतज़ार करना। हैटी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। लेया भी सलीना के साथ खड़ी हो गई। उसे ओस्वाल्डो ने सलीना की सुरक्षा के लिए भेजा था। किले के अंदर को छोड़कर
वो सलीना को कभी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देती थी। सलीना लेया के साथ मिल्क टी शॉप से बाहर चली गई और हैटी कैफे बूथ में इंतजार करती रही। सलीना के निकलने के बाद तिरछे कमरे से इज़ाबेल 2 काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर आई। उसने सलीना की जाती दिशा में देखा, उसकी आंखों में गहरी गुस्से की परत छा गई। लूक ने उसे ओलिम्पस ग्रुप की सीमा में घुसने से मना कर दिया था, इसलिए इन दिनों उसे अपनी योजना पूरी करने का कोई मौका नहीं मिला। कठिनाई से उसे सलीना बाहर जाती नजर आई थी, लेकिन उसके साथ कोई और थी। इज़ाबेल ने लेया को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उसके बॉडीगार्ड ने बताया था कि लेया लड़ाई में बहुत अच्छी है। दोनों मिलकर भी शायद उस लड़की का सामना न कर पाएं। सलीना पर उसके सामने हमला करना मुश्किल था, बल्कि वो खुद नुकसान उठा सकती थी। तो फिर इज़ाबेल की नज़र हैटी वाले प्राइवेट रूम पर गई, उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान चमक उठी। उसने हाथ हिलाया, दरवाज़ा खोलो। दोनों बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और लकड़ी का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल दिया। हैटी टेबल पर बैठी सलीना का इंतजार कर रही थी। जब उसे आवाज़ सुनाई दी तो वह चौंकी और उसकी धुंधली आंखें अचानक तेज हो गईं। इज़ाबेल अंदर आई। जैसे ही उसने हैटी का चेहरा देखा, उसकी आंखों में घृणा भर गई। सलीना और इस लड़की के रिश्ते के बारे में सोचकर उसके दिल में घबराहट और आंखों में निर्दयता की चमक आ गई। सलीना क्राइस्ट को नहीं देख सकती, न ही राजधानी को। इज़ाबेल हैटी के सामने जाकर खड़ी हुई, उसकी नुकीली नज़रों से मिली और ठंडी मुस्कान दी। क्या तुम वही रिडल परिवार की एल्डेस्ट यंग लेडी हो जिसे जुवेनाइल रिफॉर्मेटरी भेजा गया था? इतना कहते ही उसके लाल नेल पॉलिश वाले हाथ ने हैटी की ठुड्डी पकड़ ली। हैटी ने जैसे खतरा भांप लिया हो, उसकी आंखों में जंगलीपन उभरा और उसने झटके से उसका हाथ काट लिया। इज़ाबेल दर्द से तड़प उठी, उसकी आंखों में क्रूरता छा गई। उसने हाथ उठाया और हैटी को जोर से धक्का दे दिया। जितनी भी जंगली थी, हैटी फिर भी सिर्फ 13 साल की लड़की थी, तुरंत जमीन पर गिर गई। इज़ाबेल ने अपने खून से भीगे हाथ को देखा और उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह आगे बढ़ी और हैटी के बाल पकड़ लिए, उसे तड़पते हुए देख ठंडी आवाज में बोली, तुम सोचती हो कि अब भी ऊंची औकात वाली मिस रिडल हो? मैं अपनी उंगलियों की एक हरकत से तुम्हें कुचल सकती हूँ। उसने हाथ और दबाए। हैटी का चेहरा दर्द से सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसकी गहरी, बर्फीली आंखें अब भी उस पर जमी थीं। इज़ाबेल ने उन आंखों में देखा तो जैसे सलीना ही दिखाई दी और उसे उस घमंडी चेहरे को फाड़ डालने की चाह हुई। उसने हैटी की ठुड्डी पकड़ते हुए चेहरे पर दुष्ट मुस्कान लाई। मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ बीमारी से नहीं मरी थी, बल्कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सौतेली माँ के साथ मिलकर उसे मार डाला था। वो बहुत दुखद मौत मरी थी। आखिरी वक्त में उसने आंखें तक नहीं बंद की। ये सुनकर हैटी बुरी तरह कांप उठी, उसका चेहरा और भी उग्र हो गया। इज़ाबेल ने वही देखा जो वह चाहती थी, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि अपनी सौतेली माँ के बच्चे को मारकर तुमने बदला ले लिया? उसकी आंखों में तिरस्कार भर गया। सलीना ने तुम्हें अब तक नहीं बताया, है ना? तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे पिता ने बहुत पहले ही एक जुड़वां लड़का लड़की पैदा किए थे। जिस दिन तुम्हें जुवेनाइल रिफॉर्मेटरी भेजा गया, अगले ही दिन उन्हें रिडल परिवार में वापस ले आया गया। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ का सब कुछ हथिया लिया और असली यंग मास्टर और यंग मिस बन गए। पूरा परिवार बहुत खुश है। तुम और तुम्हारी माँ सच में दयनीय हो। तुम दूसरों की चालों में फंसी और तुम्हें पता भी नहीं कितनी मूर्ख हो। इज़ाबेल की बातें सुनकर हैटी चीख उठी। उसकी आंखों में अजीब, काला और हिंसक भाव उमड़ आया। उसने अचानक पास पड़ी चीज उठाई और जोर से इज़ाबेल के सिर पर दे मारी। इज़ाबेल संभल न पाई और चेहरे पर चोट खा गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और गुस्से से पागल होकर उसने हाथ उठाया और हैटी को जोरदार तमाचा मारा। क्राइस्ट की वजह से इज़ाबेल को कभी किसी ने मारा नहीं था, लेकिन हैटी ने उसकी हद तोड़ते हुए उसे खून दिखा दिया। इज़ाबेल गुस्से से पागल हो गई और बहुत जोर से मारा। कुछ ही पलों में हैटी का पूरा शरीर चोटों और नीले दागों से भर गया, लेकिन फिर भी उसने न डर दिखाया न दया की भीख मांगी, बस अपनी ठंडी,
नुकीली आंखों से इज़ाबेल को खूंखार नजरों से घूरती रही। उसकी नज़र से इज़ाबेल सहम गई। सलीना ने उसे जेल भेजकर उसकी इज्जत छीनी थी, और अब ये लड़की, जो सलीना जैसी दिखती थी, उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कर रही थी। इज़ाबेल ने ठंडी सांस छोड़ी और जमीन पर तड़पती हैटी को देखते हुए बोली, इसे खिड़की से बाहर फेंको। मिस, बॉडीगार्ड झिझका, ये तो बस एक बच्ची है। इज़ाबेल की बर्फीली नज़र उस पर पड़ी। मैंने कहा इसे बाहर फेंको, क्या तुमने सुना नहीं? डर से कांपता बॉडीगार्ड आगे बढ़ा, हैटी को पकड़कर खिड़की की ओर ले गया। ये दूसरी मंजिल थी, गिरने से उसकी जान नहीं जाएगी, लेकिन हड्डियां जरूर टूट जाएंगी। हैटी एक के बाद एक तेज चीखें मार रही थी। इज़ाबेल ने हाथ बांध लिए, उसकी आंखों में दुष्टता झलक रही थी। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, इसका इल्जाम सलीना पर लगाना। बॉडीगार्ड ने हैटी के छोटे से शरीर को खिड़की पर बिठाया और उसकी डरी हुई चीखों को नजरअंदाज करते हुए उसे नीचे धक्का दे दिया। नीचे, सलीना, जो अभी अभी लेया के साथ सड़क पार करके लौटी थी, ने लड़की की चीख सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो हैटी को खिड़की से गिरते देखा। उसकी आंखों में गुस्से की भयानक चमक दौड़ गई। लेया। सलीना की आवाज सुनकर लेया कांप गई और बिना सोचे तेज चीते की तरह सीढ़ियों की ओर भागी और जमीन पर गिरने से पहले ही हैटी को अपनी बाहों में पकड़ लिया। लेया ने लड़की को सीने से लगाकर लंबी सांस छोड़ी। कितना नजदीक था। सलीना पास आई, और जब उसकी नज़र हैटी के शरीर पर पड़े जख्मों पर पड़ी, तो उसकी आंखों से आग निकलने लगी। वह घूमकर ऊपर की ओर बढ़ी। लेया ने सलीना के क्रोध को महसूस किया और हैटी को बाहों में लेकर तेजी से पीछे हो ली। इज़ाबेल ने देखा कि सलीना के किसी आदमी ने हैटी को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर पछतावा झलका और उसने ठंडी सांस छोड़ी। अगर वो मर ही जाती तो कितना अच्छा होता। उसकी ये बात सुनकर बॉडीगार्ड की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। इज़ाबेल ने हाथ बांधे और सलीना का इंतजार करने लगी। दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई। इज़ाबेल के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। उसने सलीना को अंदर आते देखा और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी सलीना का जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर पड़ा। इज़ाबेल स्तब्ध रह गई। ये उसके जीवन का पहला तमाचा था। उसे समझने में कुछ सेकंड लगे। गाल की जलती हुई पीड़ा ने साबित कर दिया कि उसे सलीना ने मारा है। इज़ाबेल का चेहरा बिगड़ गया। वह बॉडीगार्ड को सलीना पर हमला करने का आदेश देने ही वाली थी कि तभी दूसरा तमाचा उसके दूसरे गाल पर पड़ा। ये दोनों तमाचे सलीना के पूरे गुस्से से भरे हुए थे। इज़ाबेल दर्द से चीख उठी, सलीना, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे मारने की? दोनों बॉडीगार्ड्स ने इज़ाबेल को पिटते देखा तो आगे बढ़ने लगे। सलीना की आंखों में आग भड़क रही थी। लेया, इनके हाथ तोड़ दो। लेया ने हैटी को सोफे पर रखा और बिना देर किए झपट पड़ी। क्लिक की आवाज के साथ उसने दोनों बॉडीगार्ड्स के हाथ तोड़ दिए और उन्हें कोने में लात मारकर फेंक दिया। इज़ाबेल ने अपने बॉडीगार्ड्स को गिरते देखा तो उसके चेहरे पर डर से भी ज्यादा घबराहट थी। सलीना, तुम क्या चाहती हो? वो तो बस गलती से गिर गई थी, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुमने मुझे मारा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सलीना सोफे पर बैठ गई और धीरे से हैटी के कपड़े ठीक करने लगी। लड़की की आंखों में जो नुकीली बेचैनी थी, उसे देखकर उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। लेया, जितनी चोटें हैटी को लगी हैं, उसका 10 गुना इसे लौटाओ। अब इज़ाबेल सच में घबरा गई थी। वो चाहती थी कि सलीना उस पर हाथ उठाए ताकि क्राइस्ट गुस्से में आए, लेकिन वो खुद चोट खाना नहीं चाहती थी। सलीना, ऐसा मत करना, मेरा भाई है। लेया ने उसे जोर से तमाचा जड़ा। उसका हाथ सलीना से भी भारी था। इज़ाबेल जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा सूज गया और होंठों से खून बहने लगा। उसकी आंखों में जहर भरा था। सलीना। लेया ने फिर दूसरे गाल पर तमाचा जड़ा। इज़ाबेल के मुंह से खून के साथ 2 दांत बाहर निकल गए। चेहरे पर कत्ल की चाहत लिए लेया ने इज़ाबेल को कचरे की तरह उठा लिया और हंसते हुए बोली, लेडी सलीना ने कहा है 10 गुना लौटाओ, अभी तो 8 तमाचे बाकी हैं, तुम्हें सहना ही होगा। इज़ाबेल कांप उठी। लगातार 4 तमाचों के बाद उसका चेहरा सुन्ना हो गया था। दर्द से चिल्लाते हुए बोली,
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मेरा भाई है। वह क्राइस्ट का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, डर थी कि सलीना को कुछ पता चल जाए। सलीना पूरी तरह हैटी को शांत कराने में लगी थी, इज़ाबेल पर एक नज़र भी नहीं डाली। लेया उसके पास आई, क्राइस्ट पूल, सही। इज़ाबेल की चौड़ी आंखों के सामने लेया ने ठंडी हंसी के साथ धीमी आवाज में कहा, हमारे यंग मास्टर की तुलना में क्राइस्ट कुछ भी नहीं है। मिस कॉलिंस, लेडी सलीना से टकराने से पहले तुमने अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोलकर देखा क्यों नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है? ऐसी जहरीली और लालची औरत, जो लगभग उनके यंग मास्टर की पत्नी बनने वाली थी, इस सोच से ही लेया को घृणा हुई। शायद ऑस्वाल्डो से उसका रिश्ता टूटना ही एंडरसन परिवार के लिए उसकी सबसे बड़ी भलाई थी। इज़ाबेल ने अपना चेहरा ढाक लिया, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो गुस्से में चिल्लाई, सलीना, तुम बिच। एक और जोरदार तमाचा उसके मुंह पर पड़ा। इज़ाबेल चीख उठी, आह! फिर दूसरे गाल पर तमाचा पड़ा। लेया ने सलीना के आदेश के मुताबिक पूरे 10 तमाचे पूरे किए। मार खाने के बाद इज़ाबेल का चेहरा इतना सूज गया कि पहचान में नहीं आ रहा था और वह जमीन पर निढाल पड़ी थी। सलीना ने आखिरकार हैटी को शांत किया और आराम से इज़ाबेल के पास आई। उसने ऊपर से नीचे तक उस औरत को तिरस्कार से देखा, फिर थोड़ी देर बाद झुककर इज़ाबेल की आंखों में सीधे देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि आज हैटी जमीन पर नहीं गिरी, वरना मैं लेया से कहती कि चाकू से तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दे। इज़ाबेल उसकी आंखों की ठंडक से कांप गई। वह साफ देख सकती थी कि सलीना उसे डराने के लिए नहीं कह रही थी, वो सचमुच ऐसा करने की हिम्मत रखती थी। इज़ाबेल अपनी निर्दयता के लिए जानी जाती थी और निजी तौर पर कई लोगों की बर्बादी कर चुकी थी, लेकिन पहली बार उसे किसी ऐसी से सामना हुआ जो उससे भी ज्यादा निर्दयी थी। सलीना की आंखें बर्फ की तरह ठंडी, तिरस्कार से भरी और घमंडी थीं, तुम मुझसे उतनी निर्दयी नहीं हो। हैटी जमीन पर नहीं गिरी, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी, लेकिन इज़ाबेल की डरी हुई नजरों के सामने सलीना ने ठंडी आवाज में कहा, थ्रो हर। लेयर आए और इज़ाबेल की कॉलर पकड़कर उसे खिड़की की मुंडेर पर जबरदस्ती दबा दिया। इज़ाबेल उल्टी लटक गई और नीचे पक्की पत्थर की जमीन को देखा। वही डर उसने महसूस किया जो अभी अभी हैटी ने किया था। अगर वह गिरती तो आधी जिंदगी लंगड़ी होकर ही गुजरती या फिर शायद मर ही जाती। इज़ाबेल बुरी तरह डर गई और दया की भीख मांगने लगी। मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। सलीना ने ठंडी निगाहों से देखते हुए उसकी बातों पर तिरस्कार भरी मुस्कान दी। ज्यादा जोर से गिराओ, अगर लंगड़ी हो जाए तो भी सही, और अगर मर भी जाए तो। इज़ाबेल के चेहरे के सामने ही सलीना ने ठंडे स्वर में कुछ शब्द काटकर फेंक दिए। ब्लेम हर शिट ऑफ लक। इज़ाबेल चीख पड़ी, लेकिन लेया ने उसे उठाकर जोर से नीचे फेंक दिया। भारी आवाज के साथ इज़ाबेल जमीन पर गिरी और काफी देर तक चुपचाप पड़ी रही। सलीना वापस हैटी के पास गई, उसके चेहरे को हल्के हाथों से छूते हुए बोली, सब ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। सोफे पर बैठी हैटी कांप रही थी। उसका सफेद चेहरा गहरे निशानों से भरा था और उसकी काली, खोखली आंखों में जिंदगी की कोई झलक नहीं थी। सलीना के हाथ पर अब भी चोट का निशान था। लेया आगे बढ़ी और हैटी के नन्हे शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। दोनों ने इज़ाबेल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सीधे मिल्क शॉप से बाहर निकल गईं। लेया सलीना के पीछे पीछे थी। सलीना के ठंडे चेहरे को देखकर वह सहम गई। उसने सलीना को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था। वह बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब लेया ने अपनी बाहों में जकड़ी हुई ठंडी और सख्त हैटी को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से की लपटें दौड़ गईं। इज़ाबेल ने इतनी छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ा था। लेया कार को जितनी तेज चला सकती थी उतनी तेज चलाकर किले तक ले आई। बटलर ने सलीना को इतनी जल्दी लौटते देखा तो मुस्कुराते हुए स्वागत करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने सलीना की ठंडी आंखें और लेया के गुस्से से भरे चेहरे को देखा, वह ठिठक गया। फिर उसने लेया की बाहों में पड़ी हैटी को देखा और तुरंत नौकरानी को डॉक्टर बुलाने भेजा।
वह पास आया और पहली ही नज़र में उसने हैटी का चोटों से भरा शरीर देखा, जैसे किसी ने बुरी तरह पीटा हो। बटलर का चेहरा ठंडा हो गया और उसने तुरंत ऑस्वाल्डो को फ़ोन किया। लेआ ने हैटी को सोफे पर लिटाया और तुरंत बाहर निकलकर लूक को फ़ोन मिलाया। अगर उसने किसी को नहीं बताया तो गुस्से से उसका दिल फट जाता। थोड़ी ही देर में पारिवारिक डॉक्टर जल्दबाजी में पहुंचा। उसने हैटी की जांच की और दवा लिख दी। जब नर्स दवा दे रही थी, डॉक्टर सलीना के पास आया। सलीना सोफे पर बैठी थी, हर हरकत पेंटिंग जैसी सधी और खूबसूरत। उसने डॉक्टर को आते देखा तो हल्की भान उठाई। कैसी है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। शरीर पर लगी चोटें सधी हैं, दवा और आराम से जल्द ठीक हो जाएंगी। सलीना ने डॉक्टर की गंभीर आंखों में देखा और फिर डॉक्टर ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, लेडी हैटी की मानसिक बीमारी फिर से बिगड़ गई है। पहले भी वह लोगों से मेलजोल नहीं रखती थी, ये शरीर का खुद को बचाने का तरीका था। लेकिन अब उसने सोफे पर पड़ी हैटी की तरफ देखा, जो गुड़िया की तरह चुपचाप दवा लगवा रही थी। वह असामान्य रूप से शांत है। सलीना ने ये बदलाव तुरंत पकड़ लिया। पहले हैटी सिर्फ उसी से संपर्क करती थी, लेकिन अब लेआ ने उसे उठाया तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, नर्स ने कपड़े बदले और दवा लगाई तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं था। जरूर इज़ाबेल ने उससे ऐसी बात कही थी जिसने हैटी का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया। सलीना ने अपनी भौहें दबाईं और उसकी आंखों में खून की प्यास भरी ठंडक उतर आई। अगर इज़ाबेल ने हैटी को निशाना बनाया है, तो यह उस औरत का अंत है। ऑस्वाल्डो लौट आया तो डॉक्टर जा चुका था। सिर्फ सलीना सोफे पर बैठी थी और उसके पास सोई हुई हैटी थी। ऑस्वाल्डो ने सलीना के कंधे पर हाथ रखा, चुपचाप ढांढस बंधाते हुए। वह पहले ही समझ गया था कि हैटी का सलीना की जिंदगी में कोई खास मतलब है और यह खून का रिश्ता नहीं है। सलीना ने उसकी मौजूदगी महसूस की। उसकी आंखों की दुश्मनी धीमी हुई। उसने सिर उठाकर ऑस्वाल्डो को मुस्कुराते हुए पूछा, मिस्टर जॉर्डन का उस मिस कॉलिंस से कभी कोई पुराना रिश्ता रहा है? ऑस्वाल्डो ने धीरे से कहा, नहीं, इज़ाबेल को सिर्फ लूक का चेहरा और पैसा चाहिए था। सलीना हल्की मुस्कान के साथ बोली, यह अच्छी बात है। उन ठंडे दो शब्दों से ही ऑस्वाल्डो ने इज़ाबेल का अंत देख लिया। सलीना अजीब लड़की थी। वह रिडल परिवार से बदला लेने में न जल्दबाज थी, न ही गुस्से में। सब कुछ जैसे योजना बनाकर सही समय का इंतजार कर रही हो। लेकिन इज़ाबेल ने उसकी सीमा को छू लिया था। इसका मतलब था कि अब सलीना खुद पहल करके उस औरत को मिटा देगी। ऑस्वाल्डो ने उसके चेहरे की तरफ देखा, होंठों के कोने हल्के से उठे। जो करना चाहो करो, किसी झिझक की जरूरत नहीं। वो हमेशा उसके पीछे खड़ा रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिल्क टी शॉप से इज़ाबेल को अस्पताल पहुंचाया गया। जब क्राइस्ट को खबर मिली, उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वह वार्ड के बाहर खड़ा होकर इज़ाबेल को देख रहा था, जिसका चेहरा सूजा हुआ था। गुस्से से उसने कहा, हिम्मत कैसे हुई? उसने खुद तो उसे छुआ तक नहीं था और किसी और ने उसकी सुरक्षित रखी औरत को आधा मार डाला था। इज़ाबेल के पीछे खड़े दो बॉडीगार्ड्स क्राइस्ट के भयावह चेहरे को देखकर कांप गए। क्राइस्ट भले ही निर्दयी था, लेकिन दिल से पत्थर नहीं था। मगर इज़ाबेल के लिए उसकी यह अंधी मोहब्बत बहुत गहरी थी। वो औरत, जिसकी फितरत घटिया और तरीके बेहद क्रूर थे, लेकिन कोई भी क्राइस्ट को सच कहने की हिम्मत नहीं करता। क्राइस्ट ने बेहोश इज़ाबेल को घूरा, फिर ठंडी हंसी हंसते हुए बाहर निकल गया। ऑस्वाल्डो को बुलाओ, कल रात मुलाकात चाहिए। दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। अगर सलीना का एंडरसन परिवार के वारिस से रिश्ता है और क्राइस्ट ने उस पर हाथ उठाया, तो पूल और एंडरसन परिवार दुश्मन बन जाएंगे। पूल परिवार एंडरसन परिवार से डरता नहीं था, लेकिन इज़ाबेल जैसी औरत के लिए ये दुश्मनी लेना बेकार था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन सलीना ओलिम्पस ग्रुप पहुंची और लूक से सीधे बोली, मिस्टर जॉर्डन, मुझे अगले कुछ दिनों में ओलिम्पस ग्रुप के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करनी पड़ सकती है।
इसलिए मुझे पीआर डिपार्टमेंट के टैलेंट्स की ज़रूरत होगी। लूक ने सलीना की ठंडी आंखों में देखा और थोड़ी देर चुप रहकर बोला, इज़ाबेल का एक भाई है जिसकी पृष्ठभूमि बेहद ताकतवर है और वह निर्दयी और खतरनाक है। लेडी सलीना, आपको आने वाले दिनों में बाहर नहीं निकलना चाहिए। लूक ने सलीना को याद दिलाया क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं वह खतरे में न पड़ जाए। संभव था कि क्राइस्ट को ये पता चल चुका हो कि सलीना का ऑसवाल्डो के साथ असामान्य रिश्ता है और क्रीफिया में उसका ठहरना निश्चित रूप से सलीना से जुड़ा हुआ था। अगर सलीना क्राइस्ट के हाथ लग जाती तो वह पागल इंसान उसे जरूर यातनाएं देता। ब्रदर, सलीना ने हल्की भान उठाई, आवाज बेहद ठंडी थी। तो उसके भाई को भी साथ में साफ कर दो। अगर उसने इज़ाबेल की इतनी बुरी करतूतों को नज़रअंदाज किया है तो वह अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। लूक हैरान रह गया। सलीना सचमुच बहुत हिम्मती थी। उसके अहंकारी शब्द, जो किसी और से बेवकूफ़ी लगते, उससे सुनकर बिल्कुल भरोसेमंद लगे। वह क्राइस्ट को भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। लगता है इज़ाबेल ने इस बार उसे सचमुच हद से ज़्यादा नाराज़ कर दिया था। लूक को लगा सलीना अब कुछ बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने अपनी बात खत्म की और सीधे बाहर निकल गई। लूक दंग रह गया। क्या वह ओलिम्पस ग्रुप की मदद लिए बिना खुद ही कदम उठाने जा रही थी? वह सलीना की रणनीति को लेकर उत्साहित हो उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रेसिडेंट के ऑफिस से निकलकर सलीना एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट लौट आई। आज हैटी सेट पर नहीं आई थी और लिया ने लूक के ऑफिस में गुस्से में खूब हंगामा किया था। इसलिए अब लगभग पूरे ओलिम्पस ग्रुप को पता था कि इज़ाबेल ने हैटी को पीटा है। जब क्रू ने सलीना को आते देखा तो सब समझ गए कि उसका मूड खराब है। इस समय कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सलीना अपनी एक्सक्लूसिव सीट पर बैठ गई, बिना भाव भंगिमा बदले बोली, सब ठीक है, अपना काम करो। बाकी लोग सामान्य रहना चाहते थे, लेकिन सलीना का आभामंडल इतना दबावपूर्ण था कि उसका असर सब पर पड़ा। जो काम करना था वह करना ही था, बस आज चहलकदमी और हंसी मजाक का माहौल नहीं था। कुछ देर बाद लिया एक नया लैपटॉप लेकर आई और सलीना के सामने रखा। लेडी सलीना, यह अभी खरीदा गया है, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेहतरीन थी। सलीना ने अपना ठोड़ी एक हाथ पर टिकाई और बोली, जाकर मुझे एक कप चाय लेकर आओ। लिया की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गई कि सलीना उसे दूर भेज रही है। ओलिम्पस ग्रुप के अंदर कोई खतरा नहीं था, तो लिया बेफिक्र होकर बाहर निकल गई। जाते जाते उसने हाथ हिलाकर कहा, मैं हैटी के लिए भी एक कप ले जाऊंगी। सलीना की निगाह कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक गई। उसने लैपटॉप ऑन किया और एक वेबसाइट खोली। कुछ ही क्षणों बाद वह परिचित काली स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर कोड झिलमिलाया, हेलो वर्ल्ड। सलीना की साफ आंखें पल भर में अंधेरी हो गईं। हेलो वर्ल्ड, आई एम द मेकर ऑफ एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम द सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड। सलीना उस पेज को घूरती रही, जैसे पूरी दुनिया के रहस्य उसकी आंखों में झलक रहे हों। पूरे क्रू ने अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस की। सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ उठीं। वे सिर्फ एक औरत को देख पाए, लंबे हरे गाउन में बैठी सलीना, पैर पर पैर चढ़ाए हुए, उसकी बाईं अनछुई हथेली कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उसका ध्यान स्क्रीन पर जड़ा हुआ था, जैसे वह सब कुछ भेद सकती हो। लोगों ने घबराकर जल्दी से निगाहें हटा लीं। उन्हें लगा इस पल लेडी सलीना डरावनी लग रही थी। सलीना ने उस परिचित पेज पर अपने नए अकाउंट से लॉग इन किया और ऑर्डर डाला। जैसे ही उसने मिशन का संदेश भेजा, सामने से जवाब आ गया, एस ऑफ हार्ट्स, इतनी सी जांच के लिए हमें बुलाया। वाई क्यू, मुझे उसकी बचपन से अब तक की सारी जानकारी चाहिए। एस ऑफ हार्ट्स, तुम मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही हो। वाई क्यू, 5 मिलियन। एस ऑफ हार्ट्स, रुको जरा। 10 मिनट से भी कम समय में सलीना के कंप्यूटर पर इज़ाबेल की बचपन से लेकर अब तक की पूरी जानकारी आ गई। सलीना ने उसे एक नज़र देखा। उसकी आंखों की ठंडक से रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई।
उसने वेब पेज बंद किया और मैथ्यू की ओर देखा। मैथ्यू स्क्रिप्ट पर ध्यान दे रहा था, लेकिन सलीना की पैनी नजरें उसे खींच लाई। उसने कदम बढ़ाए और पूछा, लेडी सलीना, आपको कुछ कहना है? सलीना को ऊपर से देखना पसंद नहीं था। उसने सामने रखी स्टूल की तरफ इशारा किया। मैथ्यू बैठ गया। सलीना ने उसे घूरते हुए कहा, तुम काफी समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, बुरा दौर भी देखा है। बताओ, कौन से गॉसिप पेपराज़्ज़ी सबसे हिम्मती, सबसे मुश्किल और सबसे बेकार लोग हैं? मैथ्यू ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्की निर्दयता थी। मैं जानता हूँ, और अगर आप जानकारी बेचना नहीं चाहती, तो जो आपके पास है उसे पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पेपराज़्ज़ी को मुफ्त बांट दीजिए। इस तरह सामने वाला कोई भी बचाव नहीं कर पाएगा। मैथ्यू और फीनिक्स एंटरटेनमेंट के बीच पुरानी दुश्मनी थी। वो कभी फीनिक्स एंटरटेनमेंट का आर्टिस्ट था। उसने ऊंचे लोगों की रखैल बनने से इनकार किया और उसी वजह से उसका करियर बर्बाद कर दिया गया। उसके पतन के बाद इज़ाबेल ने हर संभव कोशिश की कि उसे और बदनाम किया जाए, ताकि वह कभी सिर न उठा पाए। इसीलिए मैथ्यू बेसब्री से इज़ाबेल के कांड देखने का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद लेया एक कप मिल्क टी लेकर आई और सलीना से जानकारी ली। उसकी उठी हुई भौहें और ठंडी मुस्कान बता रही थी कि अब वो क्रीफिया के पेपराज़्ज़ी से संपर्क करने जा रही थी। सलीना हल्के से बोली, उन्हें पहले से इशारा कर देना। धीरे धीरे खेलना मज़ेदार होता है। लेया पहले चौंकी, फिर मुस्कुरा उठी। यह इज़ाबेल को जानबूझकर यातना देने का तरीका था। लेया की आंखें चमक उठीं। ऑस्वाल्डो की तेज चालों से अलग, उसे सलीना का धीमा और तड़पाने वाला तरीका ज्यादा पसंद आया। वह सिर्फ चाहती थी कि इज़ाबेल जान ले खेल उसकी मर्जी से शुरू होगा और उसकी मर्जी से खत्म होगा। इज़ाबेल का बर्बाद होना तय था, लेकिन सलीना की योजना सिर्फ यहीं तक नहीं थी। वो इसे धीमी गति से खेलना चाहती थी, ताकि असली सलीना का सब कुछ उसे वापस दिला सके। इज़ाबेल जैसी औरत को वह फिर कभी उठने नहीं देगी। सलीना इज़ाबेल को मौत तक खेलकर ही छोड़ेगी। उसने मिल्क टी की एक चुस्की ली, नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकाए। लेया को पेपराज़्ज़ी के लिए जानकारी देने के अलावा उसने स्क्रीन पर एक और नोट छोड़ा था। इज़ाबेल टेक्स ड्रग्स। सलीना के होंठ हल्के से उठे। भले ही क्राइस्ट उसे स्कैंडल्स से बचा ले, लेकिन अगर वह ड्रग्स जैसे बड़े जुर्म में फंसी, तो कोई भी शाही परिवार या ताकतवर आदमी उसे नहीं बचा पाएगा। ऐसा बोझ जल्द से जल्द जेल में डालना ही बेहतर था। क्लिक। सलीना ने लैपटॉप बंद किया, खड़ी हुई और बाहर निकल गई। उसने फ़ोन किया और कुछ मिनटों बाद लूक उसे कार से वापस किले ले गया। सलीना हैटी को देखने गई। हैटी थोड़ी ठीक हुई थी, लेकिन अब भी चुपचाप बैठी थी, जैसे कोई नाजुक और खोखली गुड़िया।